CH 31 तुम्हारे हस्बैंड ही खिला देते। रूही का बर्थडे। रुद्राक्ष रूही को गोद में लेकर रूही के कमरे की तरफ गया। वहीं आरव, अंश और राघव भी उसके पीछे पीछे रूही के कमरे की तरफ चलने लगे। रुद्राक्ष रूही को उसके कमरे के गेट के बाहर लेकर खड़ा हो गया। उसने एक झटके से दरवाजा खुला। वहीं सामने का नजारा देखकर रूही की आंखें फटी की फटी रह गई। रूही ही नहीं बल्कि राघव और अंश भी आंखें बड़ी बड़ी करके रूही के कमरे को देखने लगे। अब आगे, क्योंकि सामने पूरा कमरा सॉफ्ट टॉयज और टेडी बियर से भरा हुआ था। अलग अलग तरह के और अलग अलग रंग के हर तरह के टेडी बियर मौजूद थे। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। रूही तो अपनी चमकती हुई आंखों से सामने का नजारा देख रही थी, क्योंकि उसे सॉफ्ट टॉयज टेडी बेयर बहुत पसंद थी और इतने सारे टेडी बेयर देखकर तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा हूँ। ये सब रुद्राक्ष और आरव ने किया था रूही को खुश करने के लिए, ताकि वह अपनी फीलिंग्स अच्छे से जाहिर कर सके। वह दोनों इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे। रूही ने ऐसे खोए हुए ही रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, ये सब मेरे लिए है। रूही का ऐसा सवाल सुनकर रुद्राक्ष में उससे कहा, नहीं, इनमें से तुम्हें जो पसंद आए वह ले सकती हो और यह सभी राघव और अंश के लिए है। वही रूही का चेहरा जो कुछ मिनट पहले मिला हुआ था अब थोड़ा सा मुरझा गया, लेकिन रुद्राक्ष की बात सुनकर अभी भी उसकी आंखों में चमक थी कि इनमें से उसे जो पसंद हो वह ले सकती है। रूही जल्दी से कमरे के अंदर गई और उनके टेडी बेयर में कुछ ढूंढने लगी। इतनी सारी टेडी बियर्स में रूही कहानी को सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी कोई टेडी बेयर है। सभी बाहर रूही को ही देख रहे थे। कुछ देर बाद रूही बाहर आई। उसने अपने एक हाथ में टेडी बेयर को पकड़ा हुआ था। वह लगभग रूही से 2 गुना बड़ा था। रूही से वह अच्छे से उठकर भी नहीं आ रहा था। रूही उसे जैसे तैसे करके घसीटते हुए उन सभी के सामने लेकर आई। रूही ने मासूमियत ने उन सभी की तरफ देखकर कहा, मुझे ये पसंद है, मैं ये लूंगी। रूही की बात सुनकर सभी की हंसी छूट गई, क्योंकि रूही जो टेडी बेयर उठाकर लाई थी वह उसे बहुत बड़ा था, जिससे वह अच्छे से उठा भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी रूही को वह चाहिए था। वह एक पिंक कलर का बहुत ही क्यूट सा और बड़ा सा टेडी बेयर था। रुद्राक्ष ने रूही के हाथ से टेडी बेयर छुटकारा। रूही से कहा, रैबिट, ये सारे टेडी बेयर तुम्हारे ही हैं, मैं इन्हें किसी को नहीं दे रहा। और वैसे भी तुमने जो टेडी बेयर उठाया है तुम तो उसे अच्छे से उठाकर भी नहीं चल सकती, फिर इतने बड़े टेडी बेयर का क्या करोगी। रूही ने बड़ी ही मासूमियत से उन सभी की तरफ देखकर कहा, वह श्रेया डी के पास बहुत से टेडी बेयर रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई गिफ्ट देता रहता है, वह मुझे एक भी नहीं देती, इसलिए आपने मुझसे कहा मैं इसमें से एक टेडी बेयर रख लूं तो मैं ये ले आई। ये बहुत ज़्यादा जगह कर लेगा तो ज़्यादा टेडी बियर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी श्रेया दी कभी भी मुझे अपने टेडी बियर नहीं देती। एक बार मैंने गलती से सफाई करते हुए उनके टेडी बेयर को छू लिया था तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ जला दिए। इतना कहते हुए खुशी की आंखों में आंसू आ गए थे। सभी को रूही की बात सुनकर श्रेया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्ष का तो मन कर रहा था वह भी उसे बहुत बुरी सजा दे, लेकिन उन्हें बताया था कि श्रेया का कुछ भी पता नहीं चल रहा। यही सोचकर उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई। वही अंश जैसे ही रूही के पास आने लगा तो वह अपनी जगह पर रुक गया, क्योंकि रुद्राक्ष ने रूही को गले लगा लिया था। रूही भी बिना किसी ना करके गले लगी हुई थी, क्योंकि उसे सहारे की जरूरत थी। रुद्राक्ष ने रूही के बालों को सहलाते हुए कहा, बस रैबिट, आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं रहेगा और यह सारे टॉयज तुम्हारे ही है। तुमने सभी को रख सकती हूँ और अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो तुम वह भी मांग सकती हो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। हमने जो पहले तुम्हारे साथ किया वह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते किया था और इसकी सजा कुछ को मिल गई है और कुछ को मिलने अभी बाकी है। मैं और आरव ने जो तुम्हारे साथ पहले किया उसका पे हम सारी जिंदगी करने के लिए तैयार है। आज से सिर्फ तुम खुश रहोगी। तुम्हें जो चीज चाहिए वह पूरे हक से मांग लेना, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। आज से हम तुम्हें खुश रखने की हर कोशिश करेंगे ताकि लाइफ में कभी तुम्हें पुरानी यादें आए। वही इतने खुशनुमा माहौल को ऐसे सेटी होते देखा राघव ने जल्दी से सामने आकर उन सभी से कहा, यार अब आप ऐसे सेटी मत हो, मुझे ना बहुत भूख लगी है। गुड़िया को तो उसका गिफ्ट मिल गया लेकिन मुझे खाना खाना है, इसलिए आप सभी चलो, मेरे पेट में चूहा हाथी घोड़े सब कुछ दौड़ रहे हैं। राघव की बात सुनकर अंश ने उसके सर पर मरते हुए कहा, साले कमीने, तुझे भूख लगती कब नहीं है, तुझे तो चाहे पूरे दिन टाइमिंग टेबल पर बिठाकर रखें। वही अंश की बात सुनकर रुद्राक्ष और आरव ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि वह रूही के सामने ही क्या बोले जा रहा था। वही अंश को एहसास हुआ कि वह रूही के सामने क्या बोल रहा है, इसलिए उसने भी अपनी बात बदलते हुए कहा, हाँ चलो चलो खाना खाते हैं। रुद्राक्ष में रूही के हाथ से टेडी बेयर छुड़वाया और उसे अपनी गोद उठाकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। रुद्राक्ष को रूही को ऐसे गोद में उठाए देखकर राघव और अंश ने झूठ मूठ का चढ़ते हुए कहा, भाई आपने हमें तो कभी ऐसे गोद में नहीं उठाया, क्या भाई आप हमसे प्यार नहीं करते। फिर झूठ रोते हुए कहा, हमारे भाई हमसे प्यार नहीं करते।
आरव जो उन दोनों के बीच में बैठा था उसने उन दोनों के सिर पर चंपत लगाते हुए कहा, यह नाटक बंद करो, तुम्हें कॉलेज में बिजनेस पढ़ने के लिए सुनते हैं ना कि नाटक करने के लिए। बहुत ही भद्दा नाटक था तुम दोनों का, इसीलिए चुपचाप खाना खाओ। ऐसे ही सभी अपना अपना डिनर करने लगे। रुद्राक्ष रूही को अपने हाथों से खिला रहा था जिस वजह से रूही बिना किसी नखरे के चुपचाप खाना खा रही थी। उसे ऐसे चुपचाप खाता देखकर अंश और राघव ने रुद्राक्ष को छेड़ते हुए कहा, गुड़िया जाना, हमें क्या कांटे लगे हुए थे जो तुम इतने नखरे करके खाना खा रही थी, वही आज अपने पति के हाथ से कितनी आराम से चुपचाप बैठकर खाना खा रही हूँ। तुमने पहले ही बता दिया होता तो हम तुम्हारे हस्बैंड को कह देते, वह तुम्हें खाना खिला देते। उन दोनों की बात सुनकर रुद्राक्ष और आरव ने उन दोनों को घूर कर देखा, जिसे देखकर दोनों ने उनकी तरफ देखकर झूठी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ हम तो मजाक कर रहे थे, हम दोनों को बहुत कम है, जल्दी से खाना खाकर, इतना कहकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। उन्हें ऐसा करता देखकर रुद्राक्ष और आरव दोनों ने ही नागवारी में अपना सर हिला दिया, जैसे कह रहे हो इनका कुछ नहीं हो सकता। वह बैठकर चुपचाप अपना डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। रुद्राक्ष कल की तरह ही माही को अपनी बाहों में लेकर सो गया। ऐसे ही वह चारों मिलकर रूही का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे, जिससे रूही खुश रहे। अलग अलग गिफ्ट देने, हर वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना। रुद्राक्ष भी रूही के करीब आ गया था, लेकिन रूही ने अभी तक उसे माफ नहीं किया था। हालांकि रूही अब सभी से बात करने लगी थी, वह थोड़ी थोड़ी नॉर्मल भी होने लगी थी। पूरे दिन राघव और अंश उसके साथ मस्ती करते हैं, क्योंकि शाम को ऑफिस से रुद्राक्ष और आरव जाने के बाद रूही उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करती थी, जिस वजह से वह दोनों पूरे दिन रूही के साथ मस्ती करते थे। अब लगभग रूही के पूरे शरीर की चोट ठीक हो गई थी, उसके निशान भी चले गए थे धीरे धीरे। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। इस बीच रूही बहुत ज्यादा खुश थी। वह चारों भी रूही को खुश देखकर खुश थी, क्योंकि रूही उन चारों की ही लाइफ में वह पहली लड़की थी जिसे उन सभी ने प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया हुआ था। लगभग 15 दिन हो गए थे, रूही की सारी चोटें भी ठीक हो गई थी, उसके निशान भी चले गए थे, क्योंकि वह चारों रूही का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। अंश ने अभी तक रूही की सच्चाई उनमें से किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि जब तक रूही उन्हें माफ नहीं कर देती थी तब तक वह रूही की सच्चाई उन्हें नहीं बता सकता था, क्योंकि एक बार सच जानने के बाद रुद्राक्ष कभी भी रूही को खुद से दूर नहीं जाने देगा, ये बात वह अच्छे से जानता था। 15 दिन बाद कल रूही का बर्थडे था, इसीलिए अंश बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि कल रूही पूरे 21 साल की हो जाएगी। इसीलिए उसने सभी के साथ मिलकर बर्थडे को बहुत अच्छे से मनाने की प्लानिंग की, लेकिन रुद्राक्ष कुछ उखड़ा उखड़ा सा था, जैसे वह कहीं गुम हो। आरव भी बहुत अच्छे से जानता था, वही अंश और राघव भी अच्छे से जानते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वह बस रूही के बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसीलिए उदास नहीं होना चाहते थे। लेकिन रुद्राक्ष के लिए कल का दिन बहुत ही बड़ा था और बहुत ही भारी, जिसे वह हर साल ऐसे ही गम में बिता देता था, ये बात वह अच्छे से जानते थे। जिंदगी के सफर में तेरा साथ चाहिए, मुसाफिर हूँ मैं तेरे इश्क का, मेरे हाथ में तेरा हाथ चाहिए। दोपहर के 3:12। ओम चल चले ऐसी जगह पर जहाँ ना कोई तेरा हो ना मेरा हो, बस इश्क की रात हो और मोहब्बत का सवेरा हो। हेलो फ्रेंड्स, तो आखिर क्या है कल, जिसकी वजह से रुद्राक्ष हमेशा से ऐसे घूम रहता है और कल के दिन हमेशा गम में डूबा रहता है? किस वजह से रुद्राक्ष अगले दिन के लिए इतना परेशान है? जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर जरूर रीड कीजिए। वही अंश रूही के पास के बारे में रुद्राक्ष को कब बताएगा? क्या रूही रुद्राक्ष को माफ कर देगी? रुद्राक्ष क्या सजा देने वाला है रूही के गुनहगारों को? क्या अंश रूही का पास्ट रुद्राक्ष को बताएगा? सभी मिलकर रूही का बदला कैसे लेंगे? क्या क्या अंश कभी रुद्राक्ष को रूही के मिस्टीरियस पास्ट के बारे में बताएगा? रूही की सच्चाई जानने के बाद रुद्राक्ष क्या करेगा? क्या रूही कभी रुद्राक्ष को माफ कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए नफरत भरी सनक से जुनूनियत भरी मोहब्बत। और आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय। CH-32 रूही का किडनैप रुद्राक्ष की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा। 15 दिन बाद कल रूही का बर्थडे था, इसीलिए अंश बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि कल रूही पूरे 21 साल की हो जाएगी। इसीलिए उसने सभी के साथ मिलकर बर्थडे को बहुत अच्छे से मनाने की प्लानिंग की, लेकिन रुद्राक्ष कुछ उखड़ा उखड़ा सा था, जैसे वह कहीं गुम हो। आरव भी बहुत अच्छे से जानता था, वही अंश और राघव भी अच्छे से जानते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वह बस रूही के बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसीलिए उदास नहीं होना चाहते थे। लेकिन रुद्राक्ष के लिए कल का दिन बहुत ही बड़ा था और बहुत ही भारी, जिसे वह हर साल ऐसे ही गम में बिता देता था, ये बात वह अच्छे से जानते थे। अब आगे, लेकिन वह इस वजह से रूही के बर्थडे को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कल पार्टी करने की सोची। हालांकि वह इसमें किसी भी बाहर वाले को नहीं बुलाने वाले थे, क्योंकि अभी रूही के बारे में किसी को नहीं पता था। इसलिए वह सभी प्लानिंग करने लगे कि कल रूही का बर्थडे कैसे मनाना।
कल का दिन सभी के लिए बहुत बड़ा होने वाला था। हर कोई अपनी अपनी सोच में गुम था, तो कोई हर किसी से बेखबर, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि कल आखिर होने क्या वाला है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष अपने कमरे में मौजूद था। वह इस वक्त किसी गहरी सोच में गुम था, जैसे वह किसी की यादों में खोया हुआ हो, लेकिन आज उसके इमोशनलेस चेहरे पर उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। किसी चीज का दर्द झलक रहा था। वही रूही के रूम में उसे तो ये भी नहीं पता था कि कल उसका बर्थडे है, क्योंकि हर बार सिर्फ अंशी उसका बर्थडे मनाता था, इसीलिए हर चीज से बेखबर वह आराम से सो रही थी। इन 15 दिनों में उन चारों ने मिलकर रूही को बहुत ज्यादा प्यार किया था, उसे बच्चों की तरह पैम्पर किया था, उसे एक रियल प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया था। रूही बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि बचपन से ही उसे प्यार नहीं मिला था, इसीलिए वह पुरानी बातें भी भूल चुकी थी। रुद्राक्ष को भी पसंद करने लगी थी, या ये कहीं कि प्यार करने लगी थी, क्योंकि रुद्राक्ष से बहुत अच्छे से ट्रीट करता था उसे। तो अभी भी यह सब एक सपना की तरह लग रहा था, जैसे कि वह आंखें खोल के और उसका सपना टूटकर बिखर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक क्लब में श्रेया गुस्से से पागल हो रही थी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने सामने बैठे आदमी से कहा, नहीं नहीं, वह अंश ठीक कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ना, अगर वह ठीक हो गया तो वह उसे गवार के पास पहुंच जाएगा, मेरी वजह से, जिसकी शादी मॉम और डैड ने उसके भाई से करवाई थी। अगर वह उसके पास पहुंच जाएगा तो उसे सब सच पता चल जाएगा, और मैंने सुना है उसका भाई बहुत खतरनाक है। हमें किसी भी हालत में इस मामले को ठीक करना पड़ेगा। एक बार बस में बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह रुद्राक्ष सिंह राठौर को अपने जाल में फंसा ले, उसके बाद किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उसे सामने बैठे लड़के ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम्हें पता है ना, आज तक उसे कोई नहीं फंसा पाया, बल्कि वह तो अपने आसपास भी लड़कियों को पटकने नहीं देता, और अगर कोई उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है तो उसे इस दुनिया से ही गायब करवा देता है। बिजनेस की दुनिया का बादशाह होने के साथ साथ वह अंडरवर्ल्ड की दुनिया का भी किंग है। शायद ये बात तुम भूल रही हो, आज तक न जाने कितनी ही लड़कियां, कितनी ही हर की परियों ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की है, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि वह चलता फिरता ज्वालामुखी है। मैंने तो सुना है उसके घर में भी कोई लड़की नहीं है, ना ही उसके परिवार में। श्रेया ने हंसते हुए उसे आदमी से कहा, तू चिल कर यार, तुझे पता है ना, मेरे जाल में अच्छे अच्छे फंस जाते हैं, एक बार मौका मिलने दे, उसे अपनी जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि जिंदगी भर नहीं निकल पाएगा। इतना कहकर वह दोनों वहीं बैठकर वाइन पीने लगे। श्रेया को नहीं पता था कि अंश कौन है और रूही की शादी रुद्राक्ष राठौर से हुई है, क्योंकि उसे सिर्फ इतना पता था कि रूही की शादी अंश के भाई से हुई है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अंश रुद्राक्ष राठौर का भाई है, इसलिए वह रुद्राक्ष को फंसाने की जाल सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूही के खिलाफ और ही साजिश चल रही थी। कपूर मेंशन में आलोक और सरल एक सोफे पर बैठे थे। सरला ने आलोक की तरफ देखकर कहा, ऐसे तो हमारे इतने सालों की मेहनत खराब हो जाएगी, कल सारी प्रॉपर्टी उसे लड़की के नाम हो जाएगी, हमें किसी भी हालत में कल उसे लड़की से साइन करवाने होंगे। आलोक ने अपना कर हिलाते हुए कहा, हाँ ऐसे ही, मैं अपने हाथ से सारी प्रॉपर्टी नहीं जाने दे सकता, उसके लिए तो मैं आज तक उसे जिंदा रखा है, नहीं तो कब का उसे मार चुका होता। कल किसी भी हालत में हमें उसे लड़की को यहाँ लेकर आना होगा और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी होगी, उसके बाद उसे लड़की का भी काम तमाम कर देंगे। सरल की गंदी सी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ बेचारी ने बचपन से बहुत ही कष्ट झेले हैं, अब उसे जीवन से मुक्ति दे देंगे, बस एक बार कल प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दे और सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे, उसके बाद बेचारी को इस जीवन से मुक्ति दे देंगे। इतना कहकर दोनों हंसने लगी। उन्होंने प्लान बना लिया था कि कैसे रूही को कल यहाँ लाना है और प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाने हैं। अंश, राघव और आरव मिलकर रूही के बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे कि कल कैसे रूही को खुश करेंगे और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उन्हें यकीन था कि कल शायद ही रुद्राक्ष अपने कमरे से बाहर आएगा, क्योंकि इतने सालों में कल के दिन रहे कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। ये बात वह अच्छे से जानते थे। इसी उधेड़बुन में आज की रात निकल गई। अगली सुबह सभी अपने प्लान के मुताबिक अपने अपने काम पर लग गए। हर कोई अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। रूही जैसे ही उठकर तैयार होकर नीचे आई तो सभी एकदम शांत हो गए, जैसे कोई कुछ करने ही नहीं वाला। वही ब्रेकफास्ट करने के बाद अंश के कहने पर राघव रूही को गार्डन में ले गया। रूही को वहां बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वह राघव से कहकर गार्डन में ही रुक गई और राघव घर के अंदर आ गए। अंश, आरव और राघव मिलकर रूही के बर्थडे की तैयारी करने लगे। वही रुद्राक्ष अपने कमरे में था, वह अभी तक नीचे नहीं आया था और ना ही आएगा, ये बात वह अच्छे से जानते थे, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। रूही बार गार्डन फूल और तितलियों के साथ खेल रही थी। वह पूरे गार्डन में तितलियों के साथ इधर उधर दौड़ रही थी। वही गार्ड भी उसे देखकर खुश थे, क्योंकि उनके चारों बॉस रूही की वजह से खुश रहते थे, मुस्कुराते थे, वरना तो वह हमेशा एक्सप्रेशंस चेहरा लेकर घूमते थे और हर वक्त गुस्सा करते रहते थे। लेकिन रूही क्या जाने से विला में हर कोई बहुत कम गुस्सा करता था, और वैसे भी रूही बहुत ही मासूम सी थी जो किसी का भी दिल जीत लेती थी, और वैसे भी अब तो वह उनकी लेडी बॉस थी।
ऐसे ही दोपहर से शाम का वक्त होने वाला था। पूरे विला के अंदर रूही के बर्थडे की तैयारी चल रही थी। सभी को पता था रूही बाहर गार्डन में आराम से खेल रही है। इधर गार्डन में रूही आराम से खेल रही थी, तभी उसकी नज़र विला के गेट के बाहर पड़ी, जहां एक वाइट कलर का खरगोश इधर उधर घूम रहा था। ये देखकर रूही से रहा नहीं गया और वह दौड़ते हुए विला के गेट के बाहर चली गई। वहां खड़े किसी भी बॉडीगार्ड के समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। रूही के बाहर निकलते ही एक ब्लैक मर्सिडीज में एक आदमी निकाल कर बाहर आया और उसने रूही का हाथ पकड़कर गाड़ी में खींच लिया और झट से दरवाजा बंद करके हवा की तरह वहां से निकल गया। वहां खड़े बॉडीगार्ड सुन रह गई कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। तभी वह सभी अपनी सेंस में वापस आए और जल्दी से भागकर विला के गेट पर गई, लेकिन तब तक वह गाड़ी जा चुकी थी। एक बॉडीगार्ड दौड़ते हुए जल्दी से अंदर गया। अंश, राघव और आरव मिलकर डेकोरेट कर रहे थे। बॉडीगार्ड को ऐसे दौड़ते हुए आते देखकर वह तीनों अपनी जगह खड़े हो गए। बॉडीगार्ड जाकर उनके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। वह हाफ रहा था। उसे ऐसे देखकर आरव ने उसकी तरफ देखकर अपनी कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ और ऐसे दौड़कर क्यों आ रहे हो? उसकी आवाज सुनकर बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा, बॉस, लेडी बॉस का किडनैप हो गया है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर तीनों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, व्हाट, ये क्या कह रहे हो? तुम अपने होश में तो हो या दिन में ही कोई नशा करके आए हो? इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी विला के अंदर से गुड़िया का किडनैप कैसे हो सकता है? उनकी बात सुनकर बॉडीगार्ड में जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ उन्हें बता दिया। आरव ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या खड़े खड़े कर रहे थे? तुम्हें यहाँ किस लिए रखा है? सिक्योरिटी के लिए, और तुम्हारी आंखों के सामने से ही तुम्हारी लेडी बॉस का किडनैप हो गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। अभी दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से और जाकर ढूंढो, वरना अगर तुम्हारे किंग को पता चला तुम सब उनकी बेरहमी जानते हो, इसीलिए जितना जल्दी हो सके गुड़िया को ढूंढो। आरव की बात सुनकर बॉडीगार्ड वहां से 9-2-11 हो गया और जल्दी से रूही को ढूंढने के काम पर लग गई, क्योंकि रुद्राक्ष को हर कोई अच्छे से जानता था वह कितना बेरहम इंसान है। वही अंश अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपने आप में ही होगी खुद से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मैं जाना को नहीं खो सकता। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंश शांत हो जाए, ऐसी रोने से कुछ नहीं होगा, हम गुड़िया को जल्दी ही ढूंढ लेंगे, तो टेंशन मत ले, उसे कुछ नहीं होगा। अंश में उठकर रोते हुए कहा, कैसे टेंशन नहीं लो भाई, कैसे? मुझे पता है जाना कहाँ होगी और उसे किसने किडनैप किया है। राघव ने जल्दी से आगे आते हुए पूछा, किसने और क्यों किडनैप किया है? अंश ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, उसके घटिया चाचा चाची ने, क्योंकि आज जाना पूरी 21 साल की हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। उन लोगों ने ऐसी प्रॉपर्टी के लिए तो जाना आज तक जिंदा रखा, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। सॉरी, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हुए बहुत घटिया लोग। जाना, उसने अपनी बात अधूरी है छोड़ दी और चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं जाना को ऐसे नहीं खो सकता, एक बार प्रकार मैं इसे दोबारा नहीं खो सकता, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर वह ऊपर रुद्राक्ष के कमरे की तरफ दौड़ गया। आरव और राघव भी उसके पीछे पीछे रुद्राक्ष के कमरे की तरफ चले गए। रुद्राक्ष अपने कमरे में ही किसी की यादों में गुम था। तभी अंश ने रोते हुए जोर जोर से गेट को ना करते हुए कहा, भाई दरवाजा खोलो, भाई मेरी बात सुनो, एक बार डोर ओपन करो, इस बार मैं उसे आपसे दूर नहीं जाने दूंगा। भाई भाई, वह लोग उसे हट कर देंगे, प्लीज भाई एक बार मेरी बात सुनो, डोर ओपन करो। आरव ने भी चिल्लाते हुए कहा, रुद्राक्ष डोर ओपन कर, इस वक्त उससे ज्यादा तेरी जरूरत किसी और को है, प्लीज मेरे भाई दरवाजा खोल। राघव की आंखों में भी आंसू थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज भाई डोर ओपन कीजिए, आपने कहा था आप गुड़िया को कभी हट नहीं होने देंगे, तो आप प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज डोर ओपन कीजिए। अंश वही रोते हुए अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने दरवाजा नो करते हुए कहा, प्लीज भाई डोर ओपन कीजिए, वरना आप एक बार फिर से उसे खो देंगे, अपनी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से को खो देंगे, प्लीज भाई उसे बचा लीजिए। रूही की टेंशन में अंश की बातों पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस वक्त सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ रूही पर था। उन सभी की आवाज सुनकर रुद्राक्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और डोर के पास जाने लगा, क्योंकि उसे पता था बिना कोई वजह के वह लोग आज उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसीलिए उसने दरवाजा खोला तो सामने अंश घुटनों पर बैठा हुआ था और बच्चों की तरह जोर जोर से रो रहा था। राघव भी रो रहा था, आरव की भी आंखें नम थी। उन सभी को ऐसे देखकर रुद्राक्ष जल्दी से उनके पास आया। उसने अंश को उठाया और उसे अपने गले लगा लिया। उसने आरव की तरफ देखकर पूछा कि क्या हुआ, तो आरव ने बता दिया कि रूही का किडनैप हो गया है। ये सुनकर तो रुद्राक्ष के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खींच गई। अंश ने उसके गले लगे हुए और सीसकते हुए कहा, प्लीज भाई जाना को बचा लीजिए, मैं एक बार फिर उसे नहीं खो सकता। मुझे पता है वह घटिया लोग आज सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर जाना को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए प्लीज आप उसे बचा लीजिए। भाई आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, आपकी सारी बातें मानूंगा, आपके साथ ऑफिस भी चलूंगा, लेकिन प्लीज जाना को बचा लीजिए।
पीछे से राघव भी रुद्राक्ष के गले लग गया। रुद्राक्ष ने उन दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। राघव ने भी रोते हुए रुद्राक्ष को कहा, प्लीज भाई गुड़िया को वापस ले लिए, उसे बचा लीजिए। मैं भी आज के बाद कभी आपकी बात नहीं टालूंगा, आपकी हर बात मानूंगा, आपके साथ ऑफिस भी जाऊंगा, लेकिन प्लीज आप गुड़िया को बचाने उसको उसे वापस ले लिए। इन दोनों को ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करते हुए रुद्राक्ष में उन दोनों के सर को सहलाते हुए उन्हें शांत करवाते हुए कहा, पहले तुम दोनों शांत हो जाओ, रैबिट को कुछ नहीं होगा, मैं अभी उसका पता लगवाता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम दोनों शांत हो जाओ, हम अभी रैबिट को लेने चलेंगे। रुद्राक्ष की बात सुनकर कुछ हद तक वह दोनों शांत हो गए थे। टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ कल गहरी यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है, कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है, क्या रुद्राक्ष रूही को बचा ले गया? वह लोग रूही से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा देंगे? क्या रूही की सच्चाई रुद्राक्ष के सामने आ पाएगी? वही जग रूही की सच्चाई रुद्राक्ष के सामने आएगी तो वह कैसे रिएक्ट करेगा? वही आलोक और सरल को उसके गुनाहों की क्या सजा देगा? जानने के लिए सुनते रहिए नफरत भरी सनक से जुनूनियत भरी मोहब्बत। और आप लोग लाइक बहुत कम करते हो तो प्लीज लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय। CH-33 रूही पर टॉर्चर, रुद्राक्ष की बेचैनी। दोनों को ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करते हुए रुद्राक्ष में उन दोनों के सर को सहलाते हुए उन्हें शांत करवाते हुए कहा, पहले तुम दोनों शांत हो जाओ, रैबिट को कुछ नहीं होगा, मैं अभी उसका पता लगवाता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम दोनों शांत हो जाओ, हम अभी रैबिट को लेने चलेंगे। रुद्राक्ष की बात सुनकर कुछ हद तक वह दोनों शांत हो गए थे। रुद्राक्ष और आरव को उन दोनों को ऐसे देखकर बुरा लग रहा था। उन सभी ने रूही को ढूंढने के लिए अपनी की जान लगा दी थी, लेकिन अभी तक रूही का पता नहीं चल रहा था। रुद्राक्ष की पूरी टीम, बॉडीगार्ड, हर कोई रूही को ढूंढने में जुटा हुआ था, लेकिन अभी तक किसी को रूही का पता नहीं चला था। इस वजह से अंश और राघव की आंखों से फिर से आंसू बहने लगी। वह दोनों फिर से रोने लगे। अंश वहीं बैठकर रोने लगा, क्योंकि झूठे उसे पता था रूही के चाचा चाची ने आज तक उसे प्रॉपर्टी के लिए जिंदा रखा है, और आज वह 21 साल की हो गई है तो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर वह रूही को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और वह एक बार फिर से रूही को नहीं खोना चाहता था। यही सोच सोचकर अंश की आंखों से आंसू जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वही राघव यही सोच रहा था कि सुबह तक वह सभी कितने खुश थे इस पूरे बेजान से विला, और उनकी जिंदगी में रंग भरने के लिए उनकी बहन थी, मासूम सी प्यारी सी खरगोश की तरह, और अचानक से सारे सपने टूटकर बिखर गए। हर कोई सिर्फ रूही को ढूंढने में लगा हुआ था। रुद्राक्ष का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया था, क्योंकि अभी तक रूही नहीं मिली थी और वह किसी भी हालत में रूही को कुछ नहीं होने दे सकता था, ये जानने के बाद कि रूही बिल्कुल बेगुनाह, मासूम और उसके नाम के हिसाब से ही खरगोश की तरह थी। आरव तो यही सोच रहा था कि अभी अभी उसने रूही को बहन माना था, अपनी गुड़िया माना था, फिर अचानक से उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। अभी तो उसने अच्छे से रूही से बात भी नहीं की थी और इतनी जल्दी ही रूही उन सब से दूर हो गई। हर कोई अपनी सोच में घूम रूही को ढूंढने में लगा हुआ था। हर किसी ने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए थे रूही को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जिस मर्सिडीज में रूही को किडनैप किया था वह एक पुराने खंडनुमा घर के सामने जाकर रुकी। उसमें से कुछ बॉडीगार्ड उतरे, वह रूही को बाहर लेकर आए। रूही इस वक्त बेहोश थी, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही रूही को बेहोश कर दिया था। वह रूही को लेकर उसे खंडहर नुमा घर के अंदर चले गए और उसे एक कुर्सी पर बांध दिया। वही उसके सामने एक औरत और एक आदमी बैठे हुए थे। वह रूही को देखकर डेविल स्माइल कर रहे थे। ये और कोई नहीं, आलोक और सरल थे। वह वहीं बैठकर रूही के होश में आने का वेट करने लगे, लेकिन जब बहुत देर तक रूही को होश नहीं आया, सरला ने अपने पास रखे ठंडे पानी के जग को रूही के मुंह पर फेंक दिया, जिस वजह से रूही पूरी तरीके से भीग गई। धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलने लगी। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने 2-3 बार अपनी पलकें जब करते हुए आंखें खोली तो सामने आलोक और सरल को देखकर वह डर से कांपने लगी। उसे अपने अतीत की वह भयानक यादें आने लगी, जब वह लोग जी भर के रूही को टॉर्चर करते थे, उसे मारते पीटते थे। वह अपनी जगह बैठे बैठे ही कांपने लगी। उसे होश में आता देखकर आलोक ने कुछ पेपर्स उठा और रूही की तरफ करते हुए उससे कहा, लो इन पेपर्स पर साइन कर दो, उसके बाद मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे दूंगा। रूही ने अपने डर पर काबू पाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, कैसे पेपर, और इस पर मेरे साइन आपको क्यों चाहिए? रूही की आवाज सुनकर सरल ने पीछे से उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, अच्छा तो चिड़िया के पर निकल आए हैं, कोई बात नहीं, इन्हें काटना मैं अच्छे से जानती हूँ। इतना कहकर उसने रूही को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से रूही का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके होठों के किनारों से खून निकलने लगा। उसकी पूरी गाल सज गई थी। रूही की आंखों में आंसू आ गए।
आलोक ने फिर से उसकी तरफ देखकर कहा, ये प्रॉपर्टी के पेपर है और आज तू पूरे 21 साल की हो गई है, इस वजह से सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो गई है। अब जल्दी से इन पर साइन कर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वैसे भी सिर्फ इसीलिए तो तुझे आज तक जिंदा रखा था। रूही ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं, मैं इन पर साइन नहीं करूंगी। वह मेरे पापा के मेहनत की कमाई है, मैं उसे आप जैसे लोगों के नाम कभी नहीं करूंगी। आप बहुत घटिया है, आपने मेरे मम्मी पापा को मार डाला, आप एक क्रिमिनल है, एक खूनी है, और मैं अपने पापा की प्रॉपर्टी आपका नाम पर कभी नहीं करूंगी। आलोक ने हंसते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, कौन से पापा की प्रॉपर्टी? वह बाप जो तेरा था ही नहीं, तू कौन सी उसकी सगी बेटी है? और रही प्रॉपर्टी की बात, वह तो तुझे मेरे नाम करनी ही पड़ेगी। अरे जितना जल्दी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगी, इतना जल्दी तुझे तेरी माँ बाप के पास भेज दूंगा। रूही ने रोते हुए ना में कर हिलाते हुए कहा, कभी नहीं, मुझे पता है वह मेरे पापा नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। रूही की बार बार ना सुनने से आलोक को गुस्सा आ गया। उसने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया तो बॉडीगार्ड 2 लोहे की सलाखें लेकर आया, जो कि गर्म होने की वजह से बिल्कुल लाल हो रखी थी। आलोक ने अच्छे से ध्यान से उन्हें अपने हाथों में पकड़ा और रूही के दोनों पैरों पर कई बार लगाया, जिसकी वजह से उसके पर पूरी तरीके से जल गए, उनसे खून बहने लगा। रूही दर्द से करहा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहां उसके चिल्लाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आलोक ने वह सलाखें वही फेंकते हुए रूही की तरफ पेपर बढ़ाते हुए कहा, चल अब जल्दी से साइन कर, अब तो तेरे पैर जमीन पर आ गई होंगी, लगता है घर से बाहर रहने की वजह से कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी है। रूही ने फिर से अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चाहे मुझे जान से मार दो, फिर भी मैं साइन नहीं करूंगी और कभी वह प्रॉपर्टी आपका नाम नहीं करूंगी। सरला ने पीछे से उसके बाल पकड़कर खींचते हुए उसे एक और थप्पड़ मार दिया। रूही के दोनों गाल पूरी तरीके से सूज चुके थे, उसके पैरों से खून निकल रहा था। सरला ने उसके बालों को पकड़ा और सामने टेबल पर 3 से 4 बार रूही के सर को मारा, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगा, रूही के पूरे माथे से खून निकलने लगा। आलोक ने सरल को रोकते हुए कहा, अरे इसकी जान नहीं लेनी है, पहले प्रॉपर्टी पर साइन करवाने हैं, इसके लिए ही तो हमने इतने सालों तक इसे झेल था। एक बार प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन हो जाए, उसके बाद मैं खुद इसे अपने हाथों से इसके माँ बाप के पास पहुंचाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ राठौर विला में सभी रूही को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे, लेकिन अभी तक रूही का पता किसी को नहीं चला था। अंश और राघव तो हटा सोकर वही सोफे पर बैठ गए। अंश ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, उन दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी रुद्राक्ष के पास उसकी टीम का फोन आया। रुद्राक्ष ने कॉल उठाते ही उन पर चिल्लाते हुए कहा, क्या फायदा तुम लोगों का पूरे वर्ल्ड में फेमस होने का, जब एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। रुद्राक्ष आगे का ही रहा था कि तभी उसके टीम मेंबर ने डरते हुए रुद्राक्ष से कहा कि वह मैडम का पता चल गया है, हमने आपको एड्रेस सेंड कर दिया है, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। उसकी बात सुनकर तो मान रुद्राक्ष की जान में जान है। उसने जल्दी से उससे कहा, जल्दी करो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं वहीं पहुंच रहा हूं, तब तक तुम वहां पहुंचकर पूरे इलाके को सील करो, उनमें से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए, वरना तुम सबको मुझे कोई नहीं बचा सकता। आगे से उसे आदमी ने ओके किंग कहकर कॉल कट कर दिया। रुद्राक्ष ने उन तीनों की तरफ देखकर, जो कि हताश होकर सोफे पर बैठे थे, कहा, जल्दी चलो, रैबिट का एड्रेस मिल गया है, हम उसे बचा लेंगे, उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम सब टेंशन मत लो और अभी जल्दी चलो। रुद्राक्ष की बात सुनकर तो मानो अंश और राघव के पैरों में पहिए लग गए थे। वह दोनों दौड़ते हुए विला के बाहर आ गए। आरव और रुद्राक्ष भी जल्दी जल्दी उनके पीछे आ गए थे। वह 3 और बॉडीगार्ड उसे एड्रेस के लिए निकल गए। उनकी गाड़ियां जैसे हवा से बातें कर रही थी, उन्हें जल्दी से जल्दी रूही को ढूंढना था, कहीं वह लोग उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। दूसरी तरफ श्रेया तो बार में बैठकर मस्ती से वाइन पी रही थी, लड़कों के साथ मस्ती कर रही थी और साथ ही साथ यह प्लान बना रही थी कि कैसे वह रुद्राक्ष को अपनी जाल में फंस आएगी। अपने माँ बाप की चाल से अनजान वह तो अपने ही जल बनने में लगी हुई थी। वही उसे खंडहर नुमा घर में आलोक और सरला ने मिलकर रूही को हद से ज्यादा टॉर्चर किया, लेकिन रूही ने अभी तक उन पेपर पर साइन नहीं किए थे। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वह लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी। उसके सर से खून बह रहा था, उसकी दोनों गले सो चुकी थी, उसके हाथों पर बहुत चोटों के निशान थे जो कि नील पड़ चुके थे, वही उसके पैरों पर जले हुए निशान थे जिसे खून बह रहा था। आलोक ने पीछे से उसके बाल पड़ते हुए कहा, बोल, साइन करेगी या नहीं? रूही ने अपनी बेहोशी की हालत में ही अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं, चाहे तुम मुझे जान से ही मार दो, और वैसे भी वह चारों जब मुझे ढूंढते हुए आएंगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर आलोक ने हंसते हुए कहा, कौन आएगा तुम जैसी मनहूस को ढूंढने के लिए? तुम्हें क्या लगता है वह अपना काम छोड़कर तुम्हें ढूंढने आएंगे? वह तो खुद तुम्हें टॉर्चर करने के लिए लेकर गए थे, उनके लिए तो अच्छा ही है, उनका काम में नहीं आसान कर दिया, और तुम्हें अब भी यकीन है वह तुम्हें ढूंढने आएंगे?
आलोक की बात सुनकर रूही सच में पड़ चुकी थी कि आखिर कोई उसे क्यों ढूंढने आएगा, उसे जैसी मनहूस के लिए कोई आखिर क्यों चिंता करेगा, उसे ढूंढकर कोई क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। वह तो खुद उसे टॉर्चर करने के लिए लेकर गए थे, तो वह कैसे इन 15 दिनों के अच्छे बताव की वजह से उनसे यह उम्मीद कर सकती है। क्यों कोई मेरा इंतजार करेगा, मेरे लिए क्यों कोई अपनी जिंदगी बेकार करेगा। कौन सा हम किसी के लिए खास है, कोई क्या सोचकर मुझे याद करेगा। आलोक और सरल रूही को और टॉर्चर करते या फिर उस प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाते हैं। उससे पहले ही एक बॉडीगार्ड भागते हुए अंदर आया। उसने आलोक की तरफ देखकर कहा, सर मिस्टर राठौर आ रहे हैं, क्योंकि किन कोई जगह का पता चल चुका है और वह बस यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनके साथ बहुत से बॉडीगार्ड और उनकी पूरी टीम है। ये सुनकर तो आलोक और सरल ने प्रॉपर्टी के पेपर्स वहीं छोड़ दिए और रूही को भी ऐसे अधमरी हालत में वहीं छोड़ दिया, क्योंकि इस वक्त तुम्हें सबसे जरूरी अपनी जान बचाना था। उन्हें पता था अगर वह रुद्राक्ष के हाथ लग गए तो रुद्राक्ष ने जिंदा नहीं छोड़ेगा और इतनी बेरहम मौत देगा कि मौत भी डर से कांप जाएगी। इसीलिए वह दोनों सबसे पहले अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। तभी वहां पर बहुत सी कार एक साथ आकर रुकी। रुद्राक्ष, आरव, अंश और राघव जल्दी से कर से निकले और दौड़ते हुए अंदर की तरफ है। रुद्राक्ष ने बॉडीगार्ड से कहकर सभी को पकड़ने के लिए कहा। रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गले को दबा रखा है। उसे हद से ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। वह लोग जैसे ही अंदर गए तो रूही की हालत देखकर मनु सभी एक जगह फ्रिज हो गई थी। रूही बिल्कुल अधमरी आदत में पहुंच चुकी थी। उसके हाथों, पैरों और सर से खून निकल रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद और खुल रही थी। वह सभी अपने सेंस में वापस आए और दौड़ते हुए रूही की तरफ गए। अंश और राघव ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, जाना गुड़िया, आंखें खोलो, आंखें बंद मत करना, अपनी आंखें खोलो, देखो हमने तुम्हें बचा लिया है। आरव ने भी रूही की तरफ देखते हुए कहा, देखा गुड़िया, जल्दी से आंखें खोलने, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे, तुम बस अपनी आंखें बंद मत करना। इतना कहकर उसने रूही के हाथों की रस्सियां खोल दी। रस्सियां खुलते ही रूही सामने की तरफ लुढ़क गई। रुद्राक्ष ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और अपनी बाहों में भरते हुए कहा, रैबिट देखो, आंखें खोलो, आंखें बंद मत करना, कुछ भी हो जाए तुम अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। रुद्राक्ष रूही को गोद में उठाकर बाहर की तरफ जाने लगा तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, रैबिट। वही रुद्राक्ष को इस तरह चिल्लाते देखकर सभी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और सभी एक साथ चिल्लाए। रूही सभी अपनी जगह जैसे फ्रिज हो गई थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। खुदा को मुझ पर रहमत हो जाए, पूरी इस दिल की हर मन्नत हो जाए, आप कबूल तो कीजिए मेरे इश्क को, मेरे लिए ये दुनिया ही जन्नत हो जाए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी को क्या लगता है, वह सभी क्यों चिल्लाए? रूही को क्या हुआ? क्या रूही ठीक हो पाएगी? रूही का सच रुद्राक्ष के सामने आ पाएगा? अब रुद्राक्ष आलोक और सरल को क्या सजा देगा? जानने के लिए सुनते रहिए नफरत भरी सनक से जुनूनियत भरी मोहब्बत। और आप लोग लाइक बहुत कम करते हो तो प्लीज लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय। CH34 रूही की सीरियस कंडीशन। आरव भाई प्लीज आप ब्लड दे दीजिए। रुद्राक्ष रूही को गोद में उठाकर बाहर की तरफ जाने लगा तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, रैबिट। वही रुद्राक्ष को इस तरह चिल्लाते देखकर सभी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और सभी एक साथ चिल्लाए। रूही सभी अपनी जगह जैसे फ्रिज हो गई थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब आगे, क्योंकि रुद्राक्ष जैसे किसी को गोद बाहर की तरफ जाने लगा तो रूही ने जो अपनी आध खुली आंखों से रुद्राक्ष की कॉलर पकड़ रखी थी, अपना चेहरा उसकी चेस्ट से लगा रखा था। बाहर जाते वक्त रुद्राक्ष की गोद में ही रूही की आंखें बंद हो गई। उसके हाथ से रुद्राक्ष की कॉलर छूट गई और उसके दोनों हाथ नीचे झूल गए। वही रूही का चेहरा जो रुद्राक्ष की चेस्ट से लगा हुआ था वह नीचे की तरफ लुढ़क गया। रूही पूरी तरीके से ऐसे हो गई थी जैसे उसमें जान ही ना बची हो। रूही पूरी बेजान सी होकर रुद्राक्ष की बाहों में झूल रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष जोर से रैबिट चलाया। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर सभी ने उसकी तरफ देखा तो रूही को देखकर सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह सभी भी एक साथ रूही चिल्लाए। आरव जल्दी रुद्राक्ष के पास आया। उसने जल्दी से रूही की सांसों को चेक किया तो रूही की सांस अभी चल रही थी, लेकिन बहुत धीमी धीमी। ये देखकर आरव की जान में जान आई। वही रुद्राक्ष तो जैसे सदमे में ही पहुंच गया था, उसे किसी चीज का होश नहीं था। आरव ने 2-3 बार रुद्राक्ष को आवाज दे, लेकिन उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। आरव ने रुद्राक्ष के कंधे पकड़कर हिलाते हुए कहा, रुद्राक्ष होश में, रूही को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ से अभी धीमी चल रही है, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी चल। वही आरव की बात सुनकर रुद्राक्ष अपने होश में आया। अंश और राघव भी अपने अपने सेंस में वापस आए। वह जल्दी से रुद्राक्ष के पास आए। उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे।
आरव बात सुनकर रुद्राक्ष ने एक नज़र रूही को देखा और जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ गया। वह तीनों भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई थी। रुद्राक्ष गाड़ी में बैठा और हॉस्पिटल जाने के लिए ड्राइवर से कहा। रूही इस वक्त भी रुद्राक्ष की गोद में ही मौजूद थी। रुद्राक्ष बार बार उसके गालों को थपथप कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही तो जैसे पूरी तरीके से बेजान हो चुकी थी। आरव ने पहले ही हॉस्पिटल में इमरजेंसी बोर्ड और वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर की टीम रेडी करवाई थी ताकि हॉस्पिटल में जाते हैं कोई भी लापरवाही ना हो। वही अंश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था कि आखिर वह रूही को पाकर भी वापस कैसे खो सकता है। अभी तो उसने रूही की सच्चाई बताई ही नहीं थी, ना ही अभी रूही के बारे में जानकर किसी को खुशी हुई थी। कम से कम वह इन फलों को तो जी सकता था, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ तबाह हो गया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ियां एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। आरव ने जल्दी से रुद्राक्ष की तरफ का गेट खोल रुद्राक्ष रूही को लेकर दौड़ते हुए अंदर की तरफ गया, जहां पर पहले ही डॉक्टरों की टीम रेडी थी। वह रूही को जल्दी से इमरजेंसी बोर्ड में लेकर गए और उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। वह चारों उसे रूम के बाहर ही वेट कर रहे थे, क्योंकि कोई भी वहां से हिला नहीं चाहता था। रुद्राक्ष इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वही अंश पूरी तरह से ब्लैक हो गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह तो रूही के बर्थडे को लेकर कितना खुश था और रूही की खुश रहने लगी थी, जिस वजह से वह जल्द ही रूही की सच्चाई सभी को बताने वाला था। लेकिन उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। ऐसे ही उन्हें बैठे बैठे लगभग 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन ना ही अब तक इमरजेंसी बोर्ड का दरवाजा खुला था और ना ही किसी ने रूही के बारे में बताया था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही अंश और राघव लगातार रोए जा रहे थे, क्योंकि वह दोनों भले ही रूही को बच्चों की तरह रखते थे, लेकिन रूही हर बार उनकी मदद करती थी, उनका ख्याल रखती थी, जैसे एक माँ अपने बच्चों का रखती है। लगभग आधा घंटा और बीत जाने के बाद डॉक्टर हड़बड़ाते हुए जल्दी से बाहर आए। उन चारों ने डॉक्टरों को घेर लिया। आरव ने जल्दी से उनकी तरफ देखकर पूछा, डॉक्टर रूही कैसी है? वह ठीक तो है ना? उसे होश कब तक आ जाएगा? हम उसे कब तक मिल सकते हैं? ऐसे ही ना जाने उन तीनों ने कितने ही सवाल पूछ लिए थे। रुद्राक्ष चुपचाप वही खड़ा था। डॉक्टर ने उन सभी को देखकर हड़बड़ाते हुए रुद्राक्ष के चेहरे को देखकर तो वह पहले ही डर से कांप रहे थे। उन्होंने हकलाते हुए कहा, सर हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैडम का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। वह पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक है, इसीलिए, और अभी उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और हमारे पास मैडम के ग्रुप का ब्लड नहीं है, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। और हमने सभी जगह पता करवाया है, लेकिन हमें मैडम के ब्लड का से ब्लड नहीं मिला। जब तक ब्लड नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए प्लीज़ आप उनके किसी रिलेटिव बुला लीजिए, क्योंकि अभी 24 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैडम की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। तभी अंदर से एक नर्स दौड़ते हुए बाहर आए। उसने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, सर पेशेंट की तबीयत है बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, हमें जल्द से जल्द ब्लड का अरेंजमेंट करना होगा, वरना उन्हें बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आरव ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, उसका कोई रिलेटिव नहीं है, वह अनाथ है। उसकी बात सुनकर वहां खड़े हर एक शख्स की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही अंश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वही रुद्राक्ष जो इतनी देर से शांत खड़ा था, उसने उसे डॉक्टर की कॉलर पड़ी और अपनी अंगारों जैसी देहाती हुई आंखों से उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, लेकिन मुझे रैबिट सही सलामत चाहिए, वरना तुम्हारा ब्लड कहीं नहीं मिलेगा। मुझे मेरी रैबिट बिल्कुल सही सलामत चाहिए, उसे ठीक करो, उसे होश में लेकर आओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसे ठीक करो। वही रुद्राक्ष को इस तरह देखकर वहां खड़ा हर एक शख्स डर से कांप पर था। उस डॉक्टर की तो बेचारे की हालत ही खराब हो गई थी। आरव ने जल्दी से आगे जाकर रुद्राक्ष के हाथों से उसे डॉक्टर की कॉलर को छुड़वाया और रुद्राक्ष को हिलाते हुए कहा, रुद्राक्ष होश में क्या कर रहा है? ऐसे गुड़िया ठीक नहीं होने वाली, वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश कर। अगर तू ऐसे रिएक्ट करेगा तो अंश और राघव को कैसे संभालेंगे? देख उन दोनों का रो रो कर क्या हाल हो गया है, इसीलिए कम से कम तू तो शांत हो जाओ और बात समझने की कोशिश तो कर। रुद्राक्ष ने आरव के हाथों को झटकते हुए कहा, क्या समझने की कोशिश करूं? हाँ बता, क्या समझे? में इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी इनके पास से ब्लड ग्रुप नहीं है, क्या फायदा फिर इतने बड़े अस्पताल का? अगर रैबिट को कुछ हुआ तो मैं इस हॉस्पिटल के साथ साथ इन्हें भी इस दुनिया से ऐसे गायब करवाऊंगी जैसे कभी थे ही नहीं। मुझे किसी भी कीमत पर रैबिट सही सलामत चाहिए। वह आपस में बहस कर ही रहे थे। वही डॉक्टर और नर्स सभी की हालत रुद्राक्ष को देखकर खराब हो रखी थी। तभी अंश ने बीच में आते हुए चिल्लाकर कहा, बस बहुत हो गया। अंश की आवाज सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। रुद्राक्ष और आरव भी शांत हो गए थे। वह दोनों भी अंश की तरफ देखने लगे, जिसकी आंखों में बेशुमार आंसू थी। अंश ने उन सभी की तरफ देखा और फिर आरव की तरफ देखकर कहा, भाई प्लीज जाना को बचा लीजिए, आप उसे ब्लड दे दीजिए। अंश की इतनी सी बात सुनकर वहां सभी शौक में चले गए कि आखिर आरव कैसे रूही को ब्लड दे सकता है।
आरव ने ना समझी में अंश की तरफ देखकर कहा, ये क्या कह रहे हो, छोटे में गुड़िया को ब्लड कैसे दे सकता हूँ। राघव ने भी आरव की बात में हम मिलते हुए कहा, हाँ अंश, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है। अंश ने रोते हुए उन सभी की तरफ देखकर कहा, हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं सही कह रहा हूँ। प्लीज भाई आप जाना को ब्लड दे दीजिए, आप ही उसे बचा सकते हैं, प्लीज भाई जाना को बचा लीजिए। आरव और उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंश ऐसा क्यों कह रहा है। शायद वह रूही की हालत सुनकर शौक में था, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। आरव ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, देख अंश, मेरा और रूही का ब्लड से नहीं है और यह है तू कैसी बातें कर रहा है, अपने होश में आ। हम सभी को रूही की टेंशन है, वह ठीक हो जाएगी, हम ब्लड का भी अरेंजमेंट कर लेंगे। अंश ने रोते हुए चिल्लाकर आरव की तरफ देखकर कहा, सेम है भाई, आपका और राघव का ब्लड जाना से मैच करता है, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपका ब्लड जाना से मैच करता है और मैं अपने होश में ही हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त जाना को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ भाई और टाइम वेस्ट मत कीजिए। इस बार रुद्राक्ष, जो इतनी देर से चुपचाप वहीं पर खड़ा था, उसने अंश की तरफ देखकर कहा, तुम्हें कैसे पता आरव और राघव का ब्लड रैबिट से मैच करता है, डॉक्टर ने तो अभी टेस्ट करके बताया ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चला। अंश ने वैसे ही अपने घुटनों पर बैठे हुए रोते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, मुझे पता है भाई, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, आरव भाई का ब्लड और राघव का ब्लड जाना से मैच करता है। वह लोग अभी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अंदर से एक नर्स दौड़ते हुए आई। उसने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, सर पेशेंट की तबीयत है हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है, हमें किसी भी हालत में जल्द से जल्द उनके लिए ब्लड का अरेंजमेंट करना होगा, वरना उन्हें बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अंश ने वैसे ही घुटनों पर बैठे बैठे हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी एक बार बात मान लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, बस एक बार मेरी बात पर यकीन कीजिए। आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन बिना टेस्ट के तुम्हें कैसे। आरव ने इतना ही कहा था, अंश ने बीच में रोकते हुए कहा, भाई मुझे पता है और मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है पहले वह कीजिए, और किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपका और राघव का ब्लड जाना से मैच करता, ये बात 100% सच है, इसलिए प्लीज़ इस वक्त मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। रुद्राक्ष ने अंश की तरफ देखकर कहा, मुझे सारी सच्चाई जाननी है अंश, पूरी की पूरी। तुम्हें कैसे पता आरव और रूही का ब्लड सेम है, रूही कौन है, उसकी पूरी सच्चाई क्या है, मुझे सब कुछ जानना है अभी। अंश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन इस वक्त सबसे पहले रूही को ब्लड की जरूरत है, उसके बाद मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगा। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन मुझे जानना है रैबिट आखिर कौन है। रुद्राक्ष का बार बार एक ही सवाल सुनकर अंश ने उसकी तरफ देखकर एक ही जवाब में उसके सारे सवालों का उत्तर दे दिया। वही अंश का जवाब सुनकर रुद्राक्ष और आरव के पैर लड़खड़ा गए। राघव ने जल्दी से उसे संभाल। अंश ने डॉक्टरों की तरफ देखकर जल्दी से रूही के ट्रीटमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कहा। रात के 9:05। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है। जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को क्या लगता है कौन है रूही, और आपकी ऐसा क्या जवाब दिया अंश ने रुद्राक्ष को कि उसके और आरव के पैर लड़खड़ा गई। ऐसी कौन है रूही जिसकी सच्चाई सुनने के बाद उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनका अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। वही रूही की सच्चाई जानने के बाद क्या असर पड़ेगा उनकी जिंदगी पर, जानने के लिए सुनते रहिए नफरत भरी सनक से जुनूनियत भरी मोहब्बत। और आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय।